हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु वाला लेसन। इसमें आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 40। लास्ट लेक्चर 39 में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊर्जा स्तर को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसमें अवशोषण तथा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको ऊर्जा स्तर बनाया था। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर में हमने आपको बताया था कि ये होता है मूल अवस्था। यहाँ पर बना लेते हैं, ये होती है इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था। इसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा बना रहे हैं। ठीक है, और फिर ये तीसरी कक्षा होती है, फिर ये होती है चौथी कक्षा। ठीक है, और फिर यहाँ पर होती है पांचवी कक्षा। ठीक है, इसके बाद जो है इनफाइनाइट वाली लाइन आती है। ठीक है, अनंत वाली कक्षा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऊर्जा स्तर में आपको बताया था। ठीक, एन बराबर 1 लाइन है, एन बराबर 2 की लाइन है, एन बराबर 3 की लाइन है, और एन बराबर 4 की लाइन है, एन बराबर 5 की लाइन है, और एन बराबर इनफाइनाइट वाली लाइन है। इसको बोला जाता है मूल अवस्था। मूल अवस्था, या हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट। ठीक, ग्राउंड स्टेट। और ये जो है इतने, ये सब इसके उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, और ये क्या है? आयनन ऊर्जा स्तर है। ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे हमने ये बोर्ड पे इतना लिख दिया है। हमारे साथ एक घटना हुई कि मतलब जो है, अभी हमने जब इसको पढ़ाया, इतना पढ़ा दिया, तो पता लगा कि कैमरा अभी चालू नहीं है। ठीक है, फिर अभी हमने जाके इसको कैमरे को चालू किया, तब अब आपको इसे समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, बाकी जो मेथड है समझाने वाला उसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो होता क्या है, सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी मूल कक्षा में होता है, मूल अवस्था में होता है, यानी यहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो उसको जब कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वो उस ऊर्जा को अवशोषित करके ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है ना, ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, तो इस दशा में अवशोषित फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी ऊर्जा अवशोषित करके गया था, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको जैसे मान लीजिए अभी मूल अवस्था में, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, ये जो है ये इसकी मूल अवस्था है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है ये। अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हो जाए, तो कितना बढ़ा? 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक, तो सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा यहाँ थी, ठीक है, और उसके बाद जहां गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा है, फिर कितनी ऊर्जा लेके गया था, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है इसमें से इसकी ऊर्जा को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें फोटानों की ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस दशा में अवशोषित फोटान की जो ऊर्जा होती है एच न्यू। ठीक, इसे फोटान किसने बताया था? फोटान बताया था आइंस्टीन ने। ठीक है ना। एच न्यू बराबर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसकी मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है, और जहां पर जाता है वो उसकी अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे, यानी अंतिम में ऊर्जा, अंतिम कक्षा में ऊर्जा ई फाइनल, माइनस प्रारंभिक कक्षा में ऊर्जा ई इनिशियल। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? फोटानों की ऊर्जा मिल जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है। अब परमाणु की ये क्या है? कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। ठीक, 4 कक्षाएं हैं मान लीजिए। ठीक है, सामान्यतः परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब जब उसको ऊर्जा मिलेगी तो हो सकता है वो पहली कक्षा में चला जाए, या हो सकता है वो दूसरी कक्षा में चला जाए, या हो सकता है वो तीसरी कक्षा में चला जाए। ठीक है, एन बराबर 1 लाइन है, 2 लाइन है, ठीक, 3 वाली है और 4 वाली है। मतलब पहली कक्षा में है तो हो सकता है दूसरे में चला जाए, या हो सकता है तीसरी में चला जाए,
या हो सकता है चौथे में चला जाए, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ तक जाने में बाहर से कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। जब बाहर से ऊर्जा देते हैं तो उस ऊर्जा को ये अवशोषित करके ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब इस दशा में जो होता है वो क्या करता है, अवशोषित करके जाता है। तो यहाँ पर हमें अवशोषण संक्रमण प्राप्त होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है वो 2 में चला जाए, या हो सकता है वो 3 में चला जाए, या हो सकता है वो 4 में चला जाए, ठीक, या वो 5वें में जा सकता है, या उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो इनफाइनाइट वाली लाइन में भी जा सकता है, ठीक, अनंत वाली कक्षा में भी वो जा सकता है। यानी अनंत वाली कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब क्या इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके बाहर गया है, क्या वो हमेशा के लिए बाहर रहता है? नहीं, हमेशा के लिए बाहर नहीं रहता, वहां पर बस कुछ सेकंड। कितना? तो यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि परंतु इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में 10 की घात -8 सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक? 10 की घात -8 सेकंड तक रहता है। उसके बाद जो है फिर वह अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। फिर वो जहां से गया रहता है वहीं पर क्या होता है, लौट आता है, ठीक है। लेकिन लौटते समय वो जितनी ऊर्जा लेके गया रहता है उतनी ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो बाहर एनर्जी किस रूप में निकलती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है, ठीक है ना। तो लौट आता है, लौटते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है, अतः यहाँ हमें तब हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तब हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त, अवशोषण स्पेक्ट्रम ये है, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तब हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक। अब इस दशा में फोटॉन की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। अब देखते हैं इसके आगे। तो इस दशा में, उसके आगे लिखेंगे, इस दशा में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा h न्यू बराबर, ठीक है। अब ये ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर गया था, तो वो उसके अब वहां से वापस आएगा, ठीक है, ऊपर से अब नीचे वापस आएगा, ठीक। तो वहां पर जो पहले ऊपर पहुंच गया तो वो उसकी प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, और अब नीचे आएगा तो ये इसकी अंतिम स्थिति होगी, ठीक है। तो अब हमें एनर्जी अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, ऊपर ज्यादा थी, नीचे क्या थी, कम थी, ठीक है। क्योंकि ऊपर अगर है तो उच्च ऊर्जा स्तर है और नीचे है तो निम्न ऊर्जा स्तर है, या हम कहें ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था है। तो ऊपर उसकी इनिशियल है, नीचे क्या है, फाइनल है। तब ज्यादा वाले में से कम वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनिशियल में से फाइनल वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक। अब जो है अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है उसमें हमें जब विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राप्त होती हैं, तो अगर तरंगे हैं तो उसमें तरंग दैर्घ्य भी होगी, ठीक है। विद्युत, क्योंकि लौटते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर उत्सर्जित करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो उसमें क्या होगी, तरंग दैर्घ्य होगी। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रखते हैं, कितनी ऊर्जा का मान हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि h न्यू बराबर RSC/N²। तो पहले है तो -RHC/NI का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये अंतिम वाले में -RSC/N फाइनल का स्क्वायर, ठीक। मतलब फाइनल n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, -RSC/N²। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। मतलब किसी भी nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब यहां से h
आवृत्ति बराबर हम जानते हैं कि वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू की जगह हमने क्या रख दिया, सी बाई लैम्डा रख दिया। बराबर में यहाँ पर हम इसको लिखेंगे माइनस आर एच सी बाई एन आई का स्क्वायर और माइनस आर एच सी बाई माइनस माइनस प्लस हो गया आर एच सी बाई एन एफ का स्क्वायर, एन एफ का स्क्वायर। ठीक, अब ये प्लस वाला है इसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला है इसको बाद में लिखते हैं, लेकिन इसमें से हम आर एच सी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा बराबर में आर एच सी और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे तो 1 बाई एन एफ का स्क्वायर और ये बाद में लिखेंगे तो माइनस 1 बाई एन आई का स्क्वायर। फिर यहाँ से एच सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, आर और ब्रैकेट में 1 बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा तरंग निकालने का फॉर्मूला। ठीक, यही क्या हो जाएगा, तरंग निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन डाल के कि जहां 1 बाई लैम्डा क्या है, तरंग संख्या है, तरंग संख्या है। ठीक, और एनएफ क्या है, एनएफ। ठीक, एनएफ का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की अंतिम अवस्था, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है। एनएफ का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे अपनी भाषा में, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है। और एन आई क्या होगा, एन आई जहां से इलेक्ट्रॉन आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक, यहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है और एन क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अतः अब अगर बनाए, अतः हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइन बनानी होगी। ठीक है, यहाँ लाइन बनाते हैं। ये n बराबर 1 की लाइन है। ठीक, उसके बाद ये n बराबर 2 की लाइन है, फिर n बराबर 3 की लाइन है, फिर n बराबर 4 की लाइन है, 4, n बराबर फिर 5 की लाइन है। ठीक, फिर 6 की लाइन है। ठीक, उसके बाद 6 की लाइन हो गई, फिर है 7 की लाइन, n बराबर 7 की लाइन। ठीक, धीरे धीरे घटता जाएगा लेकिन इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये है अनंत, इसके बाद जो है यहाँ पर अनंत वाली लाइन है। ठीक, अनंत वाली लाइन को हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये इनफाइनाइट वाली लाइन हो गई। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और ये n बराबर इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से दूसरी में जाए, या हो सकता है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है तो हो सकता है दूसरी से पहली में आए, या हो सकता है तीसरी से पहली में आए, या हो सकता है कि चौथी से पहली में आए, या हो सकता है 5वीं से पहली में आए, या फिर 6वीं से पहली में आए, या फिर
सातवीं से पहले में आए या फिर अनंत से पहले में आए। ठीक है, तो जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है मूल अवस्था में आता है, ये क्या है, मूल अवस्था। कहीं से इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल अवस्था में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद ये n बराबर 2 में भी आ सकता है। तो जब कहीं से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2 में आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी, तो इसको मैं ऐसे बना लेते हैं, ये यहां से, ये यहां से, या यहां से, या इनफाइनाइट वाली लाइन से। तो यहां पर हमें कौन, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन कहीं से तीसरी कक्षा में आता है, ठीक है, तीसरी कक्षा में, तो यहां पर हमें प्राप्त होती है पाश्चन श्रेणी। तब यहां पर हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक, पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। इसके बाद जब कहीं से इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आता है, चौथी कक्षा में, ठीक, तो हमें ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, इसके बाद कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर पांचवी में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तब यहां पे हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कई श्रेणियां मिलती है, अगर कहीं से भी पहली में आता है तो लाइमन श्रेणी, कहीं से अगर दूसरी में आता है तो बामर श्रेणी, कहीं से अगर तीसरी में आता है तो पाश्चन श्रेणी, और कहीं से अगर चौथी में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी, कहीं से भी अगर पांचवी में आता है तो फुंड श्रेणी। और आते समय ये क्या उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जिसकी तरंगदैर्घ्य का फार्मूला ये है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं ये जो लाइमन श्रेणी है, ये लाइमन श्रेणी हमें कहां प्राप्त होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक, पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। और बामर श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, बामर श्रेणी हमें किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य जो मिलती है वो हमें दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हमें किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां हमें किस में प्राप्त होती हैं, अवरक्त में प्राप्त होती हैं। ठीक है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ये तीनों श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। यहां पर नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं हम, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ठीक, ये तीनों श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। बामर श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, पाश्चन श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और ब्रैकेट और फुंड श्रेणी ये दोनों किस में प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, अब ये जो तरंगे आ रही हैं, ठीक है, अगर लाइमन श्रेणी के लिए देखा जाए तो n बराबर 2 से 1 में आ रही है। ठीक है, बामर के लिए देखा जाए तो बामर के लिए कहां से, बामर श्रेणी कब हमें प्राप्त हो रही है, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाता है, दूसरे में आ जाता है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर पूरी सारणी बनाते हैं, आप लोग देखिए इसे। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर का इरेज करके हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इधर इसको हम बना दिए हैं, इसको बना रहने देंगे, इधर वाला इरेज कर दिए हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि सभी श्रेणियों की, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ठीक है, ये जितनी श्रेणियां हैं इनमें तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, या कोई अगर मान लीजिए किसी श्रेणी की तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइमन श्रेणी के लिए Ni और Nf क्या होते हैं। Nf क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, Ni क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है।
तो यहाँ पर हम एक सारणी बना देते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं श्रेणी, श्रेणी, ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं NF, NF, और यहाँ पे लिख लेते हैं NI। ठीक, अब श्रेणी की अगर बात करें तो सभी श्रेणियों के नाम यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर पहले है लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले में आता है तो हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कहीं भी आता है, ठीक है, कहीं से। तो फाइनल का मतलब क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो आ कहां पे रहा है? n बराबर 1 पर। तो लाइमन श्रेणी के लिए n फाइनल क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब 1 के बाद वो कहीं से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो ni में क्या लिखेंगे? एक को छोड़कर बाकी सारा 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे अगर बामर श्रेणी के लिए देखा जाए, बामर श्रेणी के लिए, तो बामर श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो फाइनल जो हो गया, जहां पर आ रहा है वो क्या है? फाइनल है, यानी 2। और फिर आगे ni में क्या हो जाएगा? कहीं से भी 3 से, 4 से, 5 से, इसको लिख देंगे 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके बाद बात करते हैं पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 3 में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? पाश्चन श्रेणी। तो फाइनल जो हो गया वो क्या है? 3, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है वही फाइनल होता है। तो यहाँ पर फाइनल में लिखेंगे 3 और इनिशियल क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी की। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी कब प्राप्त होती है हमें? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आता है, n बराबर 4, चौथी कक्षा में आता है कहीं से भी। तो फाइनल जो हो गया वो आपका 4 हो गया, और इनिशियल जो होगा वो 5 से भी आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, और इनफाइनाइट से भी आ सकता है। ठीक, अब ब्रैकेट के बाद आती है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, इनका पूरा नाम है पी फुंड, इनका पूरा नाम है पी फुंड। तो इसके लिए कहां पर आता है? 5वें में मिलता है, n बराबर 5। जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो फाइनल 5 हो गया, और इनिशियल कहां से आ सकता है? 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, डायरेक्ट इनफाइनाइट से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी श्रेणियों के लिए n फाइनल और n इनिशियल हो गया। ठीक है, हमने आपको निकाल के बता दिया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो खुद इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सबका यूज करके हम छोटी तरंगदैर्घ्य और बड़ी तरंगदैर्घ्य, मतलब छोटी तरंगदैर्घ्य और बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी और बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? तो एक चीज आप लोग नोट कीजिए कि ये जो है 1/λ, अभी जो हम फॉर्मूला लिखे हैं 1/λ क्या होता है? ये होती है तरंग संख्या, और तरंग संख्या जो होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या हम कहें तरंगदैर्घ्य जो होती है वो तरंग संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हम पहली तरंग संख्या की बात करेंगे तो ये सबसे छोटी है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो इसलिए सबसे छोटी वाली जो तरंग संख्या है, पहली तरंग संख्या, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे लास्ट वाली है, इनफाइनाइट वाली, सबसे बड़ी रेखा जो है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, तो किसी भी श्रेणी के लिए अगर छोटी बड़ी तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, ठीक है, या दूसरी तीसरी तरंगदैर्घ्य कुछ भी पूछ रहा है, तो उसको हम उस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर है बच्चों, ये जो बामर श्रेणी है, तो बामर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी लाइन इन्होंने जो इस लाइन की व्याख्या की थी बामर श्रेणी की, इसमें जो तरंगदैर्घ्य मिली इनको, यानी जो ये तरंगे मिली, इन तरंगों को इन्होंने नाम दे दिया। ठीक, बामर ने अपने लाइन में जो तरंगे इनको दिखी थी, इनको नाम दे दिया। पहली तरंग को इन्होंने क्या कहा? H अल्फा। ठीक, दूसरी तरंग को इन्होंने क्या कहा? H बीटा। तीसरी तरंगदैर्घ्य को क्या कहा? H गामा। ठीक, चौथी को क्या कहा? H डेल्टा। ठीक, ऐसे ऐसे
सभी तरंगों के इन्होंने क्या रख दिए, नाम रख दिए। किसने, बामर ने। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि बामर श्रेणी के लिए एच अल्फा लाइन की तरंग दैर्ध्य बताइए। ठीक है, तो एच अल्फा लाइन मतलब पहली लाइन, मतलब सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य बतानी है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए पूछ लिया बामर श्रेणी के लिए एच गामा लाइन, तो एच गामा लाइन कौन सा होगा, अल्फा बीटा गामा, यानी तीसरी लाइन होगी। ठीक है, तो तीसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य हम निकालेंगे, तो तीसरी लाइन के लिए एनएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर आ रहा है, सॉरी 2 हो जाएगा, एनएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पर आ रहा है। और एनआई क्या होगा, एनआई होगा कहां से आ रहा है, 6 नंबर से। 6 नंबर से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो हमें एच गामा लाइन प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, तो वो जो फॉर्मूला अभी हम लिखे थे उस पर रखकर तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात की जाती है, इसको हम आप लोगों को बताते हैं। पहले आप लोग इतना फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाला तो ले चुके हैं, इधर वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको तरंग दैर्ध्य निकालना सिखाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं फार्मूला, और फार्मूले पर कैसे हम छोटी तरंग दैर्ध्य बड़ी तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जो मिला था हमें वो क्या था, 1/λ बराबर में r और r 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है। r क्या है, रेडवर्ग नियतांक है। ठीक है, r क्या है, रेडवर्ग नियतांक है, इसको हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसका मान जो होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स होता है। अब जो है यहाँ पर 1/λ बराबर, ये फॉर्मूला है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बामर श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी मतलब किसी भी श्रेणी के लिए अगर तरंग दैर्ध्य पूछेगा छोटी बड़ी, तो छोटी का पूछ रहा है तो हम बड़ी वाले का निकाल लेंगे, और बड़ी का पूछ रहा है तो छोटी वाले का निकाल लेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अतः लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए, छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए। तो अभी हमने बताया सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी लाइन होगी। तो सबसे बड़ी लाइन के लिए, सबसे बड़ी लाइन ये वाली है, कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो जहां से आती है उसको हम इनिशियल बोलते हैं। तो एन इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और कहां पर आ रही है, 1 पर आ रही है, जहां पर आती है वो फाइनल होता है। तो एन फाइनल जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब यहीं पर रख देते हैं, अतः 1/λ बराबर r और 1/nf का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस 1/ni का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक, इसका मान रखेंगे तो 1/λ बराबर में r, और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इनफाइनाइट से किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं तो 0 आता है। ठीक, 1/λ बराबर हमें क्या मिलेगा, r। अगर यहाँ से हम लैम्डा निकालें, इसको पलट दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/r। ठीक, अब r का मान हम लोग जानते हैं 1 अपान में, r का मान क्या होता है, 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस 7, सॉरी 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक, मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर इसको भाग करते हैं, 3 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या थी, तो ऊपर क्या कर लेंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, और 3 जीरो बढ़ाने पर इसको जब भाग देंगे तो भाग देने पर ये आएगा 0.9115। आप लोग इसको भाग दे लीजिएगा, लैम्डा बराबर आएगा 0.9115, या इसको लिख सकते हैं, ये वाला हटा के ऊपर जाएगा, या 10 की घात -7, सॉरी -7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -7 और मीटर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम लोग लिखें कि लैम्डा बराबर 3 अंक दशमलव इधर जाए, और ये अंक 5 है, 5 या 5 से बड़ा रहता है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसको लिखेंगे 912, इसको लिखेंगे 912, यहाँ पर 912 लिखेंगे, और 3 अंक दशमलव हम इधर गए हैं। ठीक है, 3 अंक दशमलव इधर गए हैं तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यानी जो लाइमन श्रेणी की
सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, 912 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है ना, ये हो गई सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बड़ी तरंगदैर्घ्य देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वो होगी जो सबसे छोटी लाइन होगी। तो सबसे छोटी लाइन यही है, कहां से आ रही है, 2 से आ रही है, और किस पर आ रही है, 1 पर आ रही है। तो जिस पर आती है वो एन इनिशियल होता है। तो एन इनिशियल, सॉरी, जिस पर आती है, जिस पर आती है वो क्या होता है, फाइनल होता है। तो एन इनिशियल और एन फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन फाइनल जो होगा वो 2 होगा, और एन इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, एक सेकंड बच्चों, ये गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पर फाइनल क्या होता है, फाइनल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, और इनिशियल क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक, तो हमें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए देखेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इनिशियल आपका 2 हो जाएगा, फाइनल आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल जहां पर जाता है, जा कहां पे रहा है, पहली पर, मूल अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर तो आ कहां से रहा है, जहां से आता है वो क्या होता है, इनिशियल होता है। तो कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है। ठीक है ना, तो इनिशियल की जगह 2 रखेंगे, फाइनल की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। यहाँ पर लिख देंगे सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। ठीक, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए एन इनिशियल 2 एन फाइनल 1 रखेंगे, 1/λ बराबर में r, और यहाँ पे 1/n फाइनल मतलब 1 का स्क्वायर। तो लाइमन श्रेणी के लिए किसी भी रेखा की पूछे, चाहे पहली की पूछे या अंतिम की पूछे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी भी की पूछे, तो आपको मतलब जो है फाइनल की जगह क्या रखना है, 1 ही रखना है, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और जहां से आएगा उसको हम इनिशियल ले लेंगे। अगर वामन श्रेणी के लिए पूछ रहा है, मतलब दूसरी की पूछ रहा है, तो हम n बराबर 2 ले लेंगे। तीसरी की पूछ रहा है तो n बराबर 3 ले लेंगे। ऐसे करके हम मान बदलते चले जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर इनिशियल का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ बराबर r, यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस 1/4। ठीक, तो 4 1 के 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 1/λ बराबर हो जाएगा 3r/4। ठीक, हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3r, या इसको हम लोग लिखें 4/3 गुणा 1/r। ठीक, तो 1/r का मान अभी हमने निकाला था। ठीक है, 1/r का मान जो होगा वो अभी लास्ट क्वेश्चन में निकलवाए थे, कितना था, 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रख देंगे, तो 4/3 गुणे 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये इतना। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 0 3 चौक 12, 4 से इसको गुणा करा लीजिए, तो लैम्डा बराबर हमें मिल जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यानी सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम की होती है, और सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सब 1216 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइमन श्रेणी की सभी लाइन की, बामर श्रेणी की सभी लाइन की, पाश्चन श्रेणी की सभी लाइन की, ब्रैकेट की और फुंड श्रेणी की सभी लाइनों की तरंगदैर्घ्य हम निकाल सकते हैं। एग्जाम में जिस तरीके से पूछता है सभी को हम इस फार्मूले में रख के हम तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जितना कुछ था हम लोगों ने, बच्चों ने आज हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ लिया। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। एग्जाम में जितना पूछेगा, जितना पूछता तो आगे बहुत कुछ था, लेकिन अब की बार ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सिलेबस से कट गई हैं। ठीक है, तो जितना एग्जाम में पूछना है उतना हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है ना, इसका अब हम लोगों ने इस लेसन, प्रमाण वाला लेसन हमारा खत्म हो गया। अब बचा है इसका न्यूमेरिकल। तो कल से हमारी जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल की क्लास होगी। प्रमाण वाले लेसन के एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, वहां पर ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो इस पर आधारित क्वेश्चन है, और अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फोटॉन की ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग
चैनल पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिल जाए। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल की क्लास में। इस पूरी क्लास का अगर आप लोग एक एक मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो उसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से जाके उसको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लीजिए। उसका कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए। उसके बदले में अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करके उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अपनी बेहतर तैयारी कर सकें वो फिजिक्स में। ठीक, फिजिक्स सेकंड खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फर्स्ट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटली तैयारी उसकी करेंगे, एग्जाम तक हम आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट तैयार करवा देंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।